Hi there, this is an overview video of TMS till 23rd of June। तो सबसे पहले लॉगिन करेंगे एज ए एडमिन। तो एज ए एडमिन हमारे पास सारे राइट होंगे, सारे यूजर के सारे डेटा दिखेंगे, जिसमें और डैशबोर्ड पे टोटल एम्प्लॉय, टोटल कितने टेंडर्स हैं, इस पे टोटल कितने बिग टेंडर हो चुके हैं और कौन कौन से टेंडर कब कब ड्यू है उसको एज ए कैलेंडर फॉर्म में दिखेंगे। तो टेंडर टीएमएस पे सबसे पहला स्टेप है टेंडर को क्रिएट करना। तो टेंडर क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो राइट होने चाहिए, या तो हम एज ए यूजर एज ए कोऑर्डिनेटर लॉगिन हो या एज ए एडमिन लॉगिन हो, तभी हम किसी किसी टेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेंडर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें डिटेल चाहिए टीम का नाम। तो टीम का नाम या तो जैसे इस कंपनी के पास टीम दो है, या तो एसी है या डीसी है। तो जिस टीम का वो टेंडर होगा उसको असाइन करेंगे, उसका टेंडर नेम और टेंडर का बेसिक डिटेल को फिल करके टेंडर को सबमिट करेंगे। तो जो टेंडर सबमिट होगा और जिस इन टीम मेंबर को एलोकेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, और वो जब सबमिट करेंगे तो वो मेल एज ए कोऑर्डिनेटर के मेल से उस टीम मेंबर के मेल को चला जाएगा, जिसपे इसमें जो डिटेल फिल हुआ है उसको डिटेल के साथ, और जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है उस डॉक्यूमेंट के साथ उसके मेल पे जाएगा उसके आगे के प्रोसेस के लिए। तो जो यहाँ जो मेन डैशबोर्ड है यहाँ पे एज ए एडमिन लॉगिन है, तो सारे टेंडर दिखेंगे सारे टीम मेंबर्स के। अगर वो किसी कोई यूज़र लॉगिन है टेंडर एग्जीक्यूटिव, तो उसको सिर्फ उसके ही टेंडर दिखेंगे। अगर कोई टीम लीडर लॉगिन है तो उसके अपने टीम के सारे सारे डिटेल दिखेंगे। और यहाँ पे टेंडर कैटेगराइज्ड है चार पार्ट में: अंडर प्रिपरेशन, डिड टू नॉट बिड, बिडिंग, ओन और लॉस्ट। तो जब टेंडर क्रिएट हो गया, टेंडर मिल चला गया, तो टेंडर एग्जीक्यूटिव को अपना अगला स्टेप करेगा यहाँ पे टेंडर इन्फोसीट को फिल करके। तो टेंडर इन्फोसीट को फिल करके टेंडर इन्फोसीट फिल करने के लिए उसके पास 72 आवर का टाइम होगा। एक मिनट, ये टेंडर इन्फोसीट फॉर्म है जिसमें सारी डिटेल को फिल करना होगा। सारी डिटेल को फिल करके जब सबमिट करेंगे, तो जब सबमिट करेंगे तो ये एक नए टेबल में जाएगा डेटा, और इस ये जो मेल जाएगा एज ए जो जिसने फिल किया है या जिसको असाइन था ये टेंडर, उसके मेल से टीएल के मेल को जाएगा, जिसके सीसी में एडमिन, कोऑर्डिनेटर और टीम लीडर दोनों होंगे। तो टीम लीडर को मेल जाएगा अप्रूवल के लिए। तो इस स्टेप के बाद टेंडर को अप्रूव करना होगा इस डिटेल के साथ। तो टेंडर अप्रूवल वाले डैशबोर्ड में जाएगा, जो कि ये डैशबोर्ड सिर्फ टीम लीडर को ही दिखेगा। जैसे एसी का टीम लीडर है तो सिर्फ उसको एसी वाले टीम के डेटा दिखेंगे, अगर डीसी का टीम लीडर है तो उसको सिर्फ डीसी वाले टीम के डेटा दिखेंगे। यहाँ पे टेंडर को व्यू करके टेंडर की सारी डिटेल को पढ़कर और फिर टेंडर को अप्रूव करेंगे। तो टेंडर को अप्रूव कर सकते हैं, या तो टेंडर अप्रूव है या टेंडर अप्रूव नहीं करना है, या टेंडर डिपॉजिट जो फिल किया है वो गलत फिल किया है। तो इस तीनों स्टेटस के बेस पे तीनों अलग अलग मिल जाएंगे जिसने फिल किया है उसको, यानी जिसको टेंडर असाइन है। तो यस है तो आगे के प्रोसेस के लिए उसको आरएफक्यू जाना होगा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन किसको भेजना है, किस वेंडर को भेजना है, किस ओईएम को भेजना है, वो टीम लीडर ही बताएगा। किस मोड से पेमेंट होगा टेंडर फी का, और ओईएम टीम लीडर ही बताएंगे। और किस मोड से ईएमडी पे करना है वो भी टीम लीडर ही बताएगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट हम लोग पिछली बार जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए और जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड किए, उसमें अगर कोई गलती है तो यहाँ पे टीम लीडर उसको भी करेक्ट कर सकता है। अगर गलत है तो उसको नया सेलेक्ट करके उसको सबमिट कर देंगे। तो ये सारे करेक्टेड डेटा जिसने रिक्वेस्ट किया था अप्रूवल के लिए, यानी कि टेंडर एग्जीक्यूटिव के मेल पे चला जाएगा सारी डिटेल, जिससे वो आगे का प्रोसेस के लिए टेंडर अप्रूवल के लिए टीएल के पास 24 घंटे का टाइम होता है, जिसके अंदर उसको टेंडर को अप्रूव करना होता है। अगर टेंडर अप्रूव हो गया टाइम के अंदर, तो जो टाइमर है ग्रीन कलर में है
स्टॉप हो जाएगा। अगर टाइम से लेट से हुआ तो टाइमर रेड कलर में स्टॉप होगा। यहाँ तक टीएल जब टेंडर अप्रूव कर देगा तो नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल लॉक, जो कि हर टेंडर में फिजिकल लॉक नहीं होता है। टेंडर इन्फोसीट फिल करते समय हमारे पास एक ऑप्शन था फिजिकल डॉक्यूमेंट यस और नो करने के लिए। अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट में यस है, अगर टेंडर रिक्वायर्ड है फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, तो यहाँ पे इस डैशबोर्ड में चला आएगा वो। इस डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। फिजिकल डॉक फिजिकल डॉक सबमिट करने के लिए हम लोग ऐसे यहाँ से सेंड करेंगे तो मेल पे जाएगा। अगर हम लोग को फिजिकली सेंड करना है तो हम लोग को कुरियर करना पड़ेगा। तो कुरियर करने के लिए हमारे पास एक बटन है कुरियर फिजिकल डॉक्यूमेंट करके, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे किस टेंडर से रिलेटेड कुरियर सेंड करना है, उस जितने भी क्लाइंट है उसको सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, कुरियर डैशबोर्ड पे जाएंगे। कुरियर डैशबोर्ड पे नया कुरियर क्रिएट करेंगे। किस ऑर्गेनाइजेशन को जाना है, नाम क्या है, एड्रेस, पर्सन का नाम, पर्सन जहाँ पे एड्रेस है, पिन कोड क्या होगा, मोबाइल नंबर, कुरियर किस एम्प्लॉय के थ्रू जा रहा है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट और सॉफ्ट कॉपी जो कुरियर के थ्रू जाने वाला है। उसके बाद डिस्पैच का अर्जेंसी क्या है, सेम डे या नेक्स्ट डे सबमिट कर देंगे। ये कुरियर का रिक्वेस्ट थ्रू मेल कुरियर, जो कुरियर मैनेज करते हैं जो कोऑर्डिनेटर है उसको मिल चला जाएगा कि एक पर्टिकुलर कुरियर को कुरियर करना है। तो कुरियर डैशबोर्ड पे जो कुरियर कोऑर्डिनेटर होंगे तो उनको दिखेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट, जो कुरियर आया है उसको डिस्पैच करेगा वो। डिस्पैच करने के लिए किसी कुरियर जो कुरियर प्रोवाइडर आया है उसका नाम, पिकअप डिलीवरी डेट एंड टाइम, डॉकेट नंबर और डॉकेट स्लिप को अपलोड करेगा। जब ये सारे कुरियर का डिटेल फिल करने के बाद कुरियर चला जाएगा तो सबमिट करेंगे तो ये दोबारा मिल जाएगा, जिसने रिक्वेस्ट किया था उसको मिल जाएगा फ्रॉम कुरियर कोऑर्डिनेटर कि ये पर्टिकुलर कुरियर इन ट्रांजिट हो चुका है। इसके बाद वो जब टेंडर में फिजिकल डॉक्स करते समय जब सबमिट डॉक्स करेंगे तो यहाँ पे वो कुरियर रिक्वेस्ट नंबर चूज करेंगे। जो भी पर्टिकुलर कुरियर रिक्वेस्ट नंबर उसको मेल पे आया था उस मेल को सेलेक्ट करके कुरियर नंबर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे 256 सेलेक्ट करके उसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसको सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर कुरियर में जो भी डॉक्यूमेंट अटैच था और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड थे, जो भी डॉक्यूमेंट अटैच्ड है और यहाँ पे जो पर्सन लिस्टेड है उनको मेल चला जाएगा इस साइड अटैचमेंट के साथ फ्रॉम कुरियर टेंडर एग्जीक्यूटिव। इनके टेंडर एग्जीक्यूटिव के मेल से ये सारे डॉक्यूमेंट इस सारे पर्सन को मेल पे चला जाएगा। यहाँ पे फिजिकल डॉक्स खत्म हो गया। फिजिकल डॉक्स के लिए हमारे पास 48 आवर का टाइम होता है। तो अगर 48 आवर के अंदर हम लोग अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो टाइमर ग्रीन में स्टॉप हो जाएगा, अगर नहीं तो रेड में स्टॉप होगा। फिजिकल डॉक्स के बाद हमारे पास है RFQ, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। जैसे टेंडर अप्रूव करते समय जो मेल टीएल ने भेजा था, अगर टेंडर अप्रूव है तो उसमें उन्होंने सेलेक्ट किया था कुछ वेंडर जो कि जिसको हम लोग कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसे कोई यहाँ पे इस कुरियर को इस टेंडर के लिए हम लोग को तीन चारों वेंडर को रिक्वेस्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे सेंड RFQ करेंगे। RFQ सेंड करने के लिए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे, कौन कौन से आइटम रिक्वायर्ड है उसको अटैच करेंगे, कोई एक्स्ट्रा अदर डॉक्यूमेंट जो है उसको लिख देंगे और जिस वेंडर को सिलेक्ट करना था उसको सिलेक्ट करेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन के कोई वेंडर है उसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीपल भी कर सकते हैं, नया वेंडर ऐड करेंगे और अगर फॉलोअप हम लोग को लेना है तो फॉलोअप यस कर सकते हैं वरना नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब सबमिट करेंगे तो इंडिविजुअल यहाँ पे जो जो ऑर्गेनाइजेशन का मेल ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंडिविजुअली मिल जाएगा कि अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग मिल जाएगा।
जिसके टू में जो सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे। इस सारे डिटेल के साथ, सारे डॉक्यूमेंट और सारे डिटेल के साथ एक मेल चला जाएगा फ्रॉम टेंडर एग्जीक्यूटिव टू सिलेक्टेड वेंडर्स। यहाँ पे हमारे RFQ की रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हो गया कंप्लीट। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के लिए भी टाइमर है। अगर टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग तो टाइम ग्रीन में स्टॉप हो जाएगा, वरना रेड में स्टॉप होगा। एक बार रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कर चुके हैं, अगर हम लोग बाद में अगर किसी और चीज़ के लिए कोटेशन दोबारा करना है तो अगर हम लोग दोबारा भी उसी सेम टेंडर नंबर पे सेम सेम डिटेल के साथ दोबारा कोटेशन सेंड कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब कोटेशन रिक्वेस्ट हो गया और कोटेशन जब रिसीव होता है तो हम लोग रिसीप्ट पहले में जाकर कोटेशन में जो जो कोटेशन डिटेल आए थे उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोटेशन का डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, जो भी कोटेशन में आया उसको स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि रिसीप्ट डैशबोर्ड पे दिखेगा। जैसे इस पर्टिकुलर टेंडर के लिए जो भी कोटेशन रिसीव हुआ था उसके सारे डिटेल यहाँ पे दिख जाएंगे। ये था कोटेशन RFQ मॉड्यूल। RFQ के बाद हमारे पास EMD है और टेंडर फी। EMD और टेंडर फी, EMD का सारे टेंडर पे एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे कि फिजिकल लोग सारे टेंडर पे एप्लीकेबल नहीं था। उस तरह ही जिस पर्टिकुलर टेंडर के लिए EMD का अमाउंट 0 से ग्रेटर देन 0 है और टेंडर फी भी ग्रेटर देन 0 है तो ही वो सारे टेंडर इस डैशबोर्ड पे लिस्ट होंगे। जैसे इस पर्टिकुलर टेंडर के लिए टेंडर फी एंड इस पर्टिकुलर टेंडर के लिए टेंडर फी भी है और टेंडर EMD भी है। तो यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं टेंडर EMD। तो EMD रिक्वेस्ट करने के EMD का मोड 6 मोड है EMD रिक्वेस्ट करने के लिए। या तो हम लोग पे ऑन पोर्टल कर सकते हैं, या बैंक ट्रांसफ़र, या एज अ बैंक गारंटी, चेक, FDR और डिमांड ड्राफ्ट। अगर हम लोग पे ऑन पोर्टल करते हैं, जो कि अगर टेंडर में रिक्वायर्ड है कि पे ऑन पोर्टल से हम लोग को EMD पे करना है, तो यहाँ से पे ऑन पोर्टल सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। किस पर्पज़ के लिए था, पोर्टल का नाम क्या है, बैंकिंग अगर नेट बैंकिंग उस पर एप्लीकेबल है या नहीं, क्या यस बैंक का डेबिट कार्ड अलाउ करता है वो पोर्टल, और कितने अमाउंट के लिए हम लोग को पे करना है। यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे EMD। ये रिक्वेस्ट अकाउंट टीम के पास जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेल फ्रॉम द टेंडर एग्जीक्यूटिव, और ये रिक्वेस्ट अकाउंट टीम के पास चला जाएगा, जो कि BI डैशबोर्ड में पे ऑन पोर्टल वाले डैशबोर्ड पे लिस्ट हो जाएगा। जैसे जो पे ऑन पोर्टल पेंडिंग वाले सेक्शन में दिखेगा, इस सेक्शन में दिखेगा। वहाँ पे जब टेंडर पे करेंगे तो अकाउंटिंग पे करने के बाद यहाँ पे स्टेटस अपडेट करेगा कि पे ऑन प्रोडक्ट का जो रिक्वेस्ट है वो सही अगर डिटेल है तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। अगर एक्सेप्ट है तो डेट और टाइम पेमेंट का क्या था, UTR ट्रांजेक्शन क्या था, और रिमार्क अगर कुछ है तो अन्य UTR मैसेज के साथ उसको सबमिट कर देगा। तो अगर इसके सबमिशन पे जो अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट पोर्टल के लिए, उसके मेल से जिसने रिक्वेस्ट किया था, जिस टेंडर एग्जीक्यूटिव ने रिक्वेस्ट किया था, उसको एक मेल जाएगा फॉर विद डिटेल ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। सेम अगर टेंडर पे रिक्वायर्ड था बैंक ट्रांसफ़र, तो बैंक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट करेंगे। बैंक ट्रांसफ़र में पर्पस, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, IFSC कोड एंड अमाउंट फिर रिक्वेस्ट करेंगे। सेम प्रोसेस इसके लिए भी है। फिर रिक्वेस्ट EMD अगर हम लोग करते हैं एज अ डिमांड ड्राफ्ट, तो डिमांड ड्राफ्ट बनने के लिए हमें पहले चेक क्रिएट करना होता है। तो हम लोग सिर्फ अगर टेंडर एग्जीक्यूटिव को सब DD किस पर्पज़ के लिए, DD का अमाउंट क्या है, पेएबल का है, डिलीवर बाई पर्पस ऑफ DD, इस सारी डिटेल को फिल करके रिक्वेस्ट करना होता है। रिक्वेस्ट करने के बाद बाकी के स्टेप अकाउंट टीम के पास चला जाएगा। अकाउंट टीम वहाँ पे DD का रिक्वेस्ट, जैसे DD का रिक्वेस्ट करेंगे, ये मेल पहले चेक क्रिएट होगा तो पहले चेक के लिए मिल जाएगा
अकाउंट टीम के पास, जो कि चेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो चेक क्रिएट करेंगे। चेक क्रिएट करने के बाद यहाँ पे स्टेटस अपडेट करेगा कि इस चेक के लिए इस पर्टिकुलर चेक रिक्वेस्ट के लिए चेक एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, चेक का नंबर, चेक का पेबल, डेट रिसीविंग, हैंड ओवर, अपलोडेड सॉफ्ट कॉपी, पॉजिटिव। ये जो रिसीविंग ऑफ चेक हैंड ओवर है, ये जब चेक का रिक्वेस्ट आएगा तो उस समय बाय डिफ़ॉल्ट ही एक फॉर्मेट बैकएंड से ही बनकर जाएगा मेल पे, जिसको प्रिंट करके उस पर जिसको चेक हैंड ओवर हो रहा है उसका साइन लेकर यहाँ पे अपलोड करना होगा। चेक क्रिएट होने के बाद चेक के दोनों साइड का फ़ोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद सबमिट कर देंगे। ये सबमिट पे अगर सिर्फ चेक के लिए रिक्वेस्ट हुआ था तो यहाँ से डायरेक्ट मेल टेंडर एग्जीक्यूटिव के पास चला जाएगा कि टेंडर के लिए चेक क्रिएट हो चुका है। अगर ये डीडी के लिए क्रिएट हुआ था, यानी डिमांड ड्राफ्ट के लिए क्रिएट हुआ था चेक, तो यहाँ से ये मेल अकाउंट दूसरे अकाउंट मेंबर के पास जाएगा जो कि डीडी क्रिएट करता है। उसके पास जाएगा कि इस पर्टिकुलर चेक को डीडी में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये मेल दूसरे अकाउंटेंट के पास गया और डिमांड ड्राफ्ट के लिए बैंक में रिक्वेस्ट करेंगे। जब डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा तो आकर यहाँ से वो डिमांड ड्राफ्ट का अकाउंट फॉर्म फिल करेंगे, जिसमें डीडी का डेट क्या था, डीडी नंबर, कुरियर यहाँ पे फिर से डीडी कुरियर करना होगा। तो डीडी कुरियर अगर करता है तो यहाँ पे कुरियर नंबर अगर उसके पास नहीं है तो उनको पहले डीडी को कुरियर करना पड़ेगा जाकर कुरियर डैशबोर्ड से। कुरियर डैशबोर्ड से आकर क्रिएट कुरियर करेंगे। क्रिएट कुरियर करके वही ऑर्गेनाइजेशन नेम, पर्सन नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा को फिल करके सबमिट करेंगे। फिर ये मेल कुरियर कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा जो कि कुरियर करेंगे किसी डिलीवरी पार्टनर के थ्रू और फिर डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच करेंगे कुरियर प्रोवाइडर का नाम और डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट सेल के थ्रू के साथ। ईमेल फिर उनके जो कुरियर डीडी के लिए कुरियर कर रहे थे उस रिक्वेस्ट पे उनके मेल पे आएगा कि ये पर्टिकुलर कुरियर नंबर है जिसका डॉक्यूमेंट स्लिप है और रिक्वेस्ट इन ट्रांजिट हो चुका है। फिर उसके बाद जब वो डीडी का अकाउंट फॉर्म को फिल करेंगे जिसमें कुरियर को सिलेक्ट करेंगे जिस पर्टिकुलर कुरियर के थ्रू हुआ है, जिस पर्टिकुलर कुरियर नंबर का थ्रू हुआ है, उसका सबमिट करेंगे। ये सबमिट करने के बाद इस पर्टिकुलर कुरियर नंबर में जो डॉकेट स्लिप, डॉकेट नंबर और जो कुरियर का सॉफ्ट कॉपी यानी कि डीडी जो अपलोड हुआ था वो सारे मिलकर सारे अटैच होकर मेल चला जाएगा जिसने डिमांड ड्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था, यानी जिस टेंडर एग्जीक्यूटिव ने डिमांड ड्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट रेज किया था उसको चला जाएगा। वैसे ही अगर ईएमडी हम लोग 3 देख चुके, चौथा 4 देख चुके, चौथा है एफडीआर, जो कि एफडीआर का प्रोसेस अभी इस पे कंप्लीट नहीं है। इसको स्किप करके हम लोग बैंक गारंटी पे चलते हैं। तो बैंक गारंटी के लिए अगर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो इसमें बैंक गारंटी के लिए रिक्वेस्ट जाएगा अकाउंट टीम को ही, जिसके साथ 5-6 पीडीएफ अटैच होंगे जो कि ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड, इंडिकेटिव्स, एसएमएफएस एंड पीजी का फॉर्मेट जो यहाँ पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं, पीओ जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ये सारे डिटेल के साथ अकाउंट टीम को रिक्वेस्ट जाएगा कि पीजी क्रिएट करने के लिए। तो अकाउंट टीम जब पीजी क्रिएट करने जाएगा, जब रिक्वेस्ट को मेल पे जाएगा, मेल पे जो मेल जब शो करेंगे तो वहाँ पे शो करने के बाद अकाउंट टीम अपना डिसीजन लेंगे कि इसको रिक्वेस्ट को बैंक प्रोसेस करना है या नहीं करना। अगर करना है तो ये एक्सेप्ट कर कर अब पीजी को अप्रूव करेंगे। जो पीओ अपलोड हुआ है वो सही है या गलत है, अगर सही है तो वही पीओ चला जाएगा, नहीं तो खुद से यहाँ पे दोबारा अपलोड करेंगे और एक बैंक का फॉर्मेट जो सीईओ के थ्रू साइन हुआ होगा उसको अपलोड करके सेव कर देंगे। इस सेव पे यस बैंक को मिल जाएगा, यस बैंक के मेंबर्स को मिल जाएगा जो कि पीजी क्रिएट करेंगे वर्क एनर्जी के लिए। ये रिक्वेस्ट बैंक को जाएगा, बैंक यहाँ पे पीजी क्रिएट करेंगे। फिर अगर बीजी क्रिएट हो जाता है तो बैंक रिस्पॉन्स करेंगे मेल पे ही। उस मेल बैंक बीजी क्रिएशन के बाद यहाँ पे अकाउंट टीम मेंबर ही आकर यहाँ पे दोबारा स्टेटस अपडेट करेंगे जो कि बीजी आफ्टर बीजी क्रिएशन का स्टेप है।
तो आफ्टर बीजी क्रिएशन हमारे पास बीजी नंबर आ चुका होगा, बीजी क्रिएशन डेट, बीजी वैलिडिटी, क्लेम पर क्लेम पीरियड, एक्सपायरी डेट, और कुरियर। फिर से यहाँ पे कुरियर आया जो कि अकाउंट टीम को कुरियर, पहले कुरियर डैशबोर्ड पे जाकर ही कुरियर करना पड़ेगा, वहाँ से अकाउंट कुरियर नंबर लेना पड़ेगा जो कि मेल के थ्रू आएगा। कुरियर नंबर लेने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे जो बीजी क्रिएट हुआ था, यानी जो कुरियर में हम लोग सेंड किए थे, वो बीजी और ये सारे डिटेल के साथ मिल जाएगा जिसने बीजी के लिए रिक्वेस्ट किया था, यानी कि टेंडर एग्जीक्यूटिव जिसने बीजी के लिए रिक्वेस्ट किया था उसको मेल चला जाएगा। तो उस ईएमडी के बाद आता है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट अभी आधा ही कंप्लीट है, 50%, यानी कि इसमें सिर्फ हम लोग अभी चेकलिस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस टेंडर एग्जीक्यूटिव ने इस पर्टिकुलर टेंडर पे काम किया है वो अपना चेकलिस्ट यहाँ पे सबमिट करेगा कि इस पर्टिकुलर टेंडर के लिए हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है। वो सारे को टिक करके अगर कोई एक्स्ट्रा है तो यहाँ से ऐड कर सकता है। नाम ऐड करेंगे, सिर्फ नाम ऐड करेंगे, सेव करेंगे, ये रिक्वेस्ट चला जाएगा टेंडर टीम लीडर के पास। टीम लीडर वहाँ पे एक्सेप्ट इसको रिव्यू करेंगे, या तो अगर सही है तो उसको अप्रूव कर देंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे और बोलेंगे कि उसमें जो भी चेंज करना होगा उसको चेंज कर देंगे। उसके उसके बाद है कॉस्टिंग सीट। कॉस्टिंग सीट जिस पर्टिकुलर टेंडर के लिए जितने आइटम्स है उसके लिए हम लोग कॉस्टिंग सीट क्रिएट करेंगे। ये टेंडर एग्जीक्यूटिव का ही स्टेप है। अगर इसके क्रिएशन पे एक गूगल सीट क्रिएट होगा जो कि गूगल के एपीआई के थ्रू पर्टिकुलर जिसने क्रिएट कर रहा है, जो क्रिएट कर रहा है, क्रिएट बटन को प्रेस कर रहा है, उसके मेल से एक गूगल सीट क्रिएट होगा जो कि एडमिन के ड्राइव पे एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर सेव होगा। यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका ऑनर मनीर मनीर है। वैसे ही जिस जो इसका ऑनर था उसको उस ड्राइव का एक्सेस जिसके पास होगा सिर्फ वही लोग इसको व्यू कर सकेंगे। यहाँ पे पहले तो स्टार्टिंग में ये जो सीट है वो ब्लैंक क्रिएट होगा। यहाँ से उनको एक अपना जो फॉर्मेट है जो पहले से ही शेयर है उनके ड्राइव पे एडमिन के थ्रू, तो उसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आकर शेयर विथ में जाकर यहाँ पे उनका शेयर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे वो सारे सीट यहाँ पे आ जाएंगे। उसके सीट को फिल करना है, जो भी कंपल्सरी डेटा है उसको फिल करके इसमें जो कुछ डेटा है जैसे बजट, फाइनल रिसिप्ट, टोटल प्राइस एक्सेट्रा को लेकर यहाँ पे हम लोग को सबमिट करना होगा। क्रिएट होने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट में फाइनल प्राइस क्या था, बजट क्या था, मार्जिन कितना परसेंटेज ऐड किया, कुछ रिमार्क तो उसको ऐड करेंगे, सबमिट कर देंगे। इस सबमिशन के बाद फिर से एक मेल जाएगा जिसने सबमिट किया है, यानी कि जिस टेंडर एग्जीक्यूटिव ने इस क्वेश्चन सीट को क्रिएट किया है उसके मेल से टेंडर टीम लीडर को जाएगा मेल कि हमने इस टेंडर क्वेश्चन सीट क्रिएट किया है, इसको अप्रूव करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। तो ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद टेंडर कॉस्टिंग अप्रूवल वाले डैशबोर्ड पे जाएंगे जो कि सिर्फ टेंडर टीम लीडर को ही दिखेगा। यहाँ पे टीम लीडर आएगा, टेंडर के सारी डिटेल को व्यू करेंगे। टेंडर के व्यू डिटेल के बाद सीट को देख देंगे, सीट को रिव्यू करेंगे, सीट रिव्यू करेंगे, उसको अगर उनको अगर कोई चेंज करना है तो चेंज करेंगे, सही उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट अब उसके बाद सीट को अप्रूव करेंगे। अगर सीट में कुछ चेंजेस था तो उसको रिजेक्ट कर देंगे या रिव्यू को लेंगे फिर से बनाओ, या तो अप्रूव कर देंगे। ये दोनों स्टेटस के बेस पे दो मिल जाएंगे अलग अलग, जो कि टेंडर टीम लीडर के मेल से टेंडर एग्जीक्यूटिव को मिल जाएगा। टेंडर कॉस्टिंग अप्रूवल होने के बाद हम लोग बिड करेंगे। टेंडर बिड करने के लिए बिड सबमिशन, बिड करने के लिए जहाँ जो ओरिजिनल पोर्टल है वहाँ पे जाकर बिड करेंगे, उसका डिटेल हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। इस पर्टिकुलर टेंडर को जब बिड करने के बाद जो बिड डेट एंड टाइम था, जो बिड करते समय डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया था,
अपलोड करने के बाद जो हम लोग के पास रिसिप्ट मिला या जो भी सक्सेस मैसेज मिला उसको, और फाइनल प्राइस का जो एक स्क्रीनशॉट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। इसको अपलोड करेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे, एंड हमारा टेंडर ट्रैक हो गया कि बीट कर दिया हम लोग इस टेंडर को। अगर बाई चांस कोई टेंडर मिस हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे रीजन ऑफ मिसिंग द टेंडर, उस गलती को ना दोहराने के लिए रीज़न। उसके बाद इस TMS पोर्टल जिस पे हम लोग अभी है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट, उसके लिए कोई सजेशन जल्दी के सबमिट करेंगे, जो कि मेल चला जाएगा CEO को और टीम लीडर को। बिड सबमिशन के बाद जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का टेंडर था वो रिव्यू करेंगे। अगर उनके तरफ से कोई TQ यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आता है, टेक्निकल क्वेरी जो है, अगर जो डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड किए उसमें कोई चेंजेज आया या उसमें कोई गलती हम लोग को बताया गया, उसको हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे TQ मैनेजमेंट में। किसी पर्टिकुलर टेंडर के लिए TQ जो रिसीव हुआ उसको ट्रैक करेंगे, किस टाइप का एरर था, वो टेक्निकल था या फिर किस डॉक्यूमेंट में अपलोड एरर था, क्या डिस्क्रिप्शन बताया गया उनके थ्रू, क्या एरर था, कब रिसीव हुआ था, कब तक हम लोग को ठीक करके देना है, और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने शेयर किया था उनको अपलोड करके सबमिट करेंगे। फिर TQ जब आएगा तो TQ को रिप्लाई करेंगे हम लोग। रिप्लाई करने के लिए सबमिशन डेट एंड टाइम जो TQ अपना अपलोड किया, अपलोड करने का प्रूफ के साथ सबमिट करेंगे। अगर TQ मिस हो गया तो TQ मिस के लिए कि क्यों मिस हो गया, ये सारी डिटेल को फिल करेंगे। अगर TQ मिस हो गया, हम लोग दोबारा जब TQ रिप्लाई किया और TQ मिस हो गया तो TQ मिस का डिटेल भरेंगे। अगर नहीं तो हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्वालिफाई का डिटेल भरेंगे। जिस तरह फिजिकल डॉक्स, EMD टेंडर फी और EMD टेंडर फी एप्लीकेबल हर टेंडर पर नहीं होता है, उस तरह ही RA भी किसी किसी टेंडर पे ही एप्लीकेबल होता है। इसका डिटेल हम लोग टेंडर इन्फो सीट में ही कब्जा कर रहे हैं कि रिवर्स ऑप्शन एप्लीकेबल है या नहीं। अगर रिवर्स ऑप्शन एप्लीकेबल है तो हम वो टेंडर का डिटेल रिवर्स RA मैनेजमेंट डैशबोर्ड में चला आएगा। तो उस पर्टिकुलर टेंडर के लिए हम लोग RA शेड्यूल करेंगे। RA शेड्यूल करने के लिए ये फॉर्म है, किसके साथ शेड्यूल करना है, कितने पार्टीज ऐड करेंगे, कब करना है, स्टार्ट डेट कब होगा, टाइम, स्टार्ट टाइम और डेट एंड एंड टाइम एंड डेट को सेव करेंगे। ये मेल चले जाएंगे TL को, किसके साथ RA शेड्यूल को है। उस RA शेड्यूल हुआ तो काम किया, RA जब खत्म हुआ तो उस RA से जो रिजल्ट निकला उसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, ओन है, लॉस्ट है, H1 एनिमेशन है वगैरह अपलोड कर देंगे। अगर किसी टेंडर पे RA एप्लीकेबल नहीं है तो TQ अगर आया तो सही, नहीं तो TQ के बाद हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट पे चले जाते हैं। रिजल्ट पे आएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट अपलोड करेंगे। रिजल्ट में क्या हुआ, हम लोग क्वालिफाई किए या नहीं किए, उसके बेस पे सारे डिटेल को फिल करेंगे, तो यहाँ पे सबमिट करेंगे। फिर रिजल्ट में ओरिजिनल रिजल्ट क्या था, हम लोग ओन किए, लॉस्ट किए, प्राइसिंग डिटेल को अपलोड करके फिल करके सेव करेंगे। यहाँ पे जो रिजल्ट ओन और लॉस्ट है उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज किए, ओन के लिए और लॉस्ट के लिए डैशबोर्ड अलग अलग। फिर एक पिकी वाला डैशबोर्ड है जो कि एक ड्राइव के जैसा ही है, जहाँ पे हम लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको एक पर्टिकुलर नाम देकर सब सेव करके रख रहे हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस, जो कि हम लोग जब टेंडर इन्फोसिट फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पिकी वार यानी कि टेंडर टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ये डॉक्यूमेंट वहीं से आएंगे। फाइनेंशियल डॉक्स में भी ये डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड होंगे, जो कि आगे बताएंगे, वहाँ से अपलोड होंगे सारे। उसके बाद BI डैशबोर्ड है, जैसे मैग्नेटिक रिक्वेस्ट, जो सारे रिक्वेस्ट हुए थे EMD के उसको एक्सेप्ट तो कर लिए। अगर
उसके बाद का प्रोसेस जो होगा अकाउंट टीम भी करेगी और टेंडर एग्जीक्यूटिव भी करेंगे, दोनों के मेल से होगा। अगर बीजी क्रिएट हुआ, अगर हम टेंडर वन कर गए, सही है। अगर नहीं तो बीजी अगर किसी कारण से एक्सटेंड करना है इसकी डेट को, तो हम लोग रिक्वेस्ट एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट डालेंगे बैंक को, जो कि कुछ डिटेल में, जैसे अगर मॉडिफिकेशन जो पहले का बीजी है उसमें जो मॉडिफिकेशन है उसको चेंज कर देंगे, नहीं है तो सेम डिटेल के साथ उसको एक लेटर के साथ मेल कर देंगे, जो कि बैंक को चला जाएगा रिक्वेस्ट। वैसे ही अगर बीजी जो है अगर रिटर्न हो जाता है, आप जो टेंडर बीजी अगर रिटर्न हो जाता है तो रिटर्न बाय कुरियर करेंगे, जिसमें डॉकेट नंबर, जिस डॉकेट नंबर से रिटर्न हुआ था उसका डॉकेट स्लिप को अपलोड करके सेव कर लेंगे कि इस कुरियर से हम लोग का बीजी जो है रिटर्न हो गया। अगर बीजी कैंसिल करना है, रिटर्न जब बीजी रिटर्न हो गया तो हम लोग बीजी को कैंसिल करवाना होगा। तो बीजी कैंसिल करने के लिए हम लोग एक स्टैम्प कवरिंग लेटर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो बैंक को चला जाएगा मेल कि हम लोग को ये बीजी कैंसिल करना है, इसका अमाउंट को रिवर्ट करना है अपने अकाउंट में। अगर उसके बाद भी जो बैंक की तरफ से कंफर्मेशन आया उसको, अगर किसी किसी बीजी पे एफ डी आर एप्लीकेबल है तो हम लोग उसको एफ डी आर के डिटेल को कैप्चर करके रखेंगे। अगर बीजी कैंसिल हो गया तो हम लोग को एफ डी आर भी कैंसिल कराना होगा। एफ डी आर कैंसिल एफ डी आर के डैशबोर्ड से होगा। वैसे डिमांड ड्राफ्ट है तो उसमें अगर डिमांड ड्राफ्ट रिटर्न हो गया तो उसका डिटेल रखेंगे। अगर बैंक ट्रांसफ़र से रिटर्न हो तो उसको यूटीआर नंबर के थ्रू सेव कर लेंगे। अगर प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें उसके अमाउंट में ही सेटल हो गया, उसको इसको रिकॉर्ड में रख लेंगे। अगर डीडी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सेंड करना है, उसका प्रोसेस बैक के डीडी कैंसिलेशन एट ब्रांच है तो कितना अमाउंट ब्रांच में जो कैंसिल हो गया रिक्वेस्ट के बाद, तो उसको यहाँ पे स्टोर करके रख लेंगे। फिर बैंक ट्रांसफ़र है, तो अगर बैंक ट्रांसफ़र रिटर्न होता है तो बैंक ट्रांसफ़र किए थे तो बैंक ट्रांसफ़र से रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो उसका अमाउंट जो है प्रोजेक्ट में सेटल हो जाएगा। जैसे सेम पोर्टल का है, पोर्टल में अगर रिटर्न होगा तो बैंक बैंक ट्रांसफ़र से रिटर्न होगा, नहीं तो प्रोजेक्ट में जो सेटल हो जाएगा। उसका चेक जो है चेक को कैंसिल कराना होगा, तो चेक को स्टॉप, चेक अगर बैंक से स्टॉप हो गया है तो हम लोग को यहाँ पे रिचार्ज डालकर सबमिट करना पड़ेगा। अगर बैंक ट्रांसफ़र से पे हो गया तो बैंक ट्रांसफ़र को डिपॉजिट बैंक कैंसिल हो गया तो कैंसिल का डिटेल उसका फोटो के साथ अपलोड करेंगे। टेंडर फी, टेंडर फी है जिससे ईएमडी, उस तरह से एक और अमाउंट है टेंडर फी जो कि रिक्वेस्ट करेंगे वही ईएमडी, ईएमडी यही से पोर्टल से डैशबोर्ड से, इस डैशबोर्ड से हम लोग जब ईएमडी सेंड कर देंगे, ईएमडी जब सेंड हो जाएगा तो हमारे पास अगर किसी पर्टिकुलर टेंडर के लिए टेंडर फी 0 से ग्रेटर देन है तो, और जिस टेंडर का ईएमडी पे का मेथड बैंक ट्रांसफ़र, पे ऑन पोर्टल और डिमांड ड्राफ्ट है, तो ही टेंडर फी पे होगा। तो अगर तीन चारों कंडीशन मैच करता है तो यहाँ पे टेंडर फी का बटन होगा, उसका टेंडर फी यहाँ से पे करेंगे। टेंडर फी के लिए हमारे पास वही सेम अकाउंट डिटेल सेम है, जितना अमाउंट देना है उसको लेकर सबमिट करेंगे। फिर से सारा रिक्वेस्ट थ्रू मेल चला जाएगा अकाउंट टीम के पास, अकाउंट टीम पे करेगा टेंडर फी को, उसके बाद उसके अपना यूटीआर डालकर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा। वैसे ही सब में एक इनिशिएट फॉलोअप का ऑप्शन है। यहाँ से अगर टेंडर फी रिटर्न होने वाला है, ईएमडी रिटर्न होने वाला है और रिटर्न करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर मेंबर को फॉलोअप करना है, तो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग फॉलोअप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे फॉलोअप सारे ईएमडी टाइप में है और सारे डिटेल फॉलोअप डैशबोर्ड पे आएगा। तो फॉलोअप डैशबोर्ड पे आ जाएगा। अगर फॉलोअप डैशबोर्ड डायरेक्ट ईएमडी से कर सकते हैं या हम लोग डायरेक्ट यहाँ से असाइन कर सकते हैं किसी को। यहाँ से सारे बेसिक डिटेल को फिल करने के बाद
हम लोग सबमिट करेंगे। SI डिटेल जिसको असाइन हमने किया है उसको मेल चला जाएगा कि एक फॉलो अप स्टार्ट हुआ है आपको, आप फॉलो अप इनिशिएट करो और उसको फॉलो अप करो। उसमें कुछ मैसेज देकर हम लोग सबमिट करेंगे जो कि मेल के थ्रू चला जाएगा। जब फॉलो अप साइन हो गया उनको तो वो आएंगे अपने उसको अपने डैशबोर्ड पे जाकर यहाँ पे इनिशिएट ऑटो फॉलो अप करना पड़ेगा। जब इनिशिएट ऑटो फॉलो अप करेंगे, अगर जो पर्सन हम लोग ऐड करके दिए अगर वो सही है या गलत, सही है तो सही है और ना गलत है डिलीट कर देंगे, नया पर्सन को ऐड कर देंगे। फिर जब से स्टार्ट करना है उसको डेट को रखेंगे, कब कब सेंड करना है उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे डेली करना है, अल्टरनेट डे पे, दिन में 2 बार, वीकली यानी एवरी मंडे, ट्वाइस अ डे यानी मंडे और थर्सडे, यानी यह स्टॉप करना है। अगर स्टॉप करना है तो हम लोग क्यों स्टॉप कर सकते हैं, या तो जो पर्सन है वो एग्री हो गया या उसने रिक्वेस्ट कर दिया कि बात कर, या फॉलोअप अचीव हो गया। फॉलोअप अचीव हो गया तो हम लोग प्रूफ के साथ सबमिट करेंगे। अगर एक्सटर्नल फॉलोअप हो गया तो यही भी स्टॉप हो जाएगा। अगर ये कुछ रिमार्क के साथ स्टॉप करना चाहते हैं, रिमार्क फॉलो जब स्टार्ट हो रहा है तो हमें फॉलोअप के जाने के लिए एक मेल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग उस मेल बॉडी को टाइप करेंगे। उस मेल बॉडी को टाइप करके सबमिट करेंगे। ये मेल स्टार्ट यहाँ पे, अगर कोई अटैचमेंट हो तो अटैचमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे सबमिट करेंगे, ये मेल स्टार्ट हो जाएगा जो कि एक क्रोन जॉब से होगा बैकएंड में। बैकएंड में क्रोन जॉब चल रहा है, वो स्टार्ट कर देगा मेल के लिए सर्च करना। अगर इसका टाइम, डेट एंड टाइम और फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है उस पर वो एक मेल फायर हो जाएगा उस पर्टिकुलर मेंबर्स को। अगर इसका फॉलोअप अचीव हो रहा है, अगर बीच में कोई स्टेटस अपडेट करना है तो अपडेट स्टेटस से कमेंट के साथ अपडेट कर सकते हैं, या यहीं से फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, या इसको यहीं से स्टॉप कर सकते हैं। फॉलोअप में कौन कौन से पर्सन है उसको यहाँ से देख सकते हैं। फॉलोअप अगर अचीव हुआ तो उसको अचीव वाले सेक्शन में, अगर एक्सटर्नल फॉलोअप हो गया या एग्री हो गया तो उसके लिए अलग सेक्शन है। अगर फ्यूचर फॉलोअप है, जिसका फॉलोअप स्टार्टेड फ्यूचर में है, उस फ्यूचर वाले डैशबोर्ड में आ जाएगा। जैसे अकाउंट सेक्शन में आ गए, अकाउंट सेक्शन में एम्प्लॉय इंप्रेस्ड है। पहले एम्प्लॉय इंप्रेस्ड है यानी कि जो अमाउंट कंपनी रिवर्स करेगा उसका डिटेल को ट्रैक करने के लिए। तो जिस सारे मेंबर अपने अपने इंप्रेस डालेंगे, यानी कि जितने भी खर्चे हैं जो कि कंपनी के बिहाफ पे किए गए हैं, वो अपने खर्चे यहाँ पे डालेंगे। जैसे आज यहाँ पे ऐड इंप्रेस करेंगे, किस मेंबर ने किस पार्टी को किस प्रोजेक्ट के लिए कितने अमाउंट का किस कैटेगरी के लिए इनवॉइस प्रूफ के साथ सबमिट करेगा। ये उनके डैशबोर्ड पे ऐड होगा और अकाउंटिंग के डैशबोर्ड भी चला जाएगा जहाँ पे उनको सारी डिटेल दिखेंगे। अकाउंटिंग को डिटेल जो दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, उनका डैश किसी पर उसके डैशबोर्ड पे जाकर देखेंगे, उसको अमाउंट को अप्रूव करेंगे। उसको अमाउंट को यहाँ से अप्रूव करेंगे। अगर कुछ चेंज करना है तो ऐड रिमार्क करेंगे, ऐसे उसको रिमार्क डालेंगे कि ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में क्या गलती है उसके साथ यहाँ पे सबमिट कर देंगे। किसी पर्टिकुलर इंसान के लोगों को कितना बार पेमेंट हुआ है अकाउंटिंग के थ्रू, इसका पेमेंट हिस्ट्री यहाँ से देखेंगे। उसके जो वाउचर क्रिएट होंगे, वाउचर जो है एवरी सैटरडे क्रिएट होता है, एवरी सैटरडे क्रिएट होगा, हर वीक के एवरी सैटरडे को क्रिएट होगा। उसके वाउचर का डिटेल ऐसे वाउचर डिटेल दिखेगा, उसमें कुछ नहीं है इस मंथ में। यहाँ इस मंथ में इसलिए नहीं देगा क्योंकि जो भी वाउचर इन्होंने अपलोड किया वो अभी तक अप्रूव नहीं है अकाउंटिंग के थ्रू। तो अकाउंटिंग जल्द से अप्रूव करेंगे, वो यहाँ पे डिटेल दिखने लगेगी। और तब तक यहाँ पे इतने अमाउंट का उन्होंने रिक्वेस्ट कर चुका है बट अप्रूव कोई नहीं है अभी तक। और पिछले वीक में उन्होंने जितने भी अमाउंट का रिक्वेस्ट किया था उसके प्रूफ यहाँ पे दिखेंगे। और जो वाउचर है, ये वाउचर है,
यहाँ पे अकाउंट टीम का साइन आएगा, यहाँ पे सीईओ का साइन आएगा। इसको फिर प्रिंट कर लेंगे। ये है एम्प्लॉय इम्प्रेस्ड। उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्स है, जो कि एक डायरेक्टरी है ड्राइव के जैसे। यहाँ पे बस हम लोग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं, जो कि टेंडर फिल करते समय हम लोग कमर्शियल एलिजिबिलिटी जब चेक कर डॉक्यूमेंट अपलोड करें वही सारे डॉक्यूमेंट यहीं से जाएंगे। लोन एंड एडवांस है, अगर कोई कंपनी अपने अकाउंटिंग लोन एंड जो एडवांस दे रही है या ले रही है किसी से, उसको मैच करने के लिए। प्रोजेक्ट्स है, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है वो, और जो प्रोजेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स किस कंपनी ने कर लिए, वो सारे प्रोजेक्ट्स का एक डायरेक्टरी है। यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे। उसके बाद अकाउंट चेकलिस्ट, एक्सपेंस चेकलिस्ट, GST-R1 चेकलिस्ट, GST-3B चेकलिस्ट, TDS चेकलिस्ट, ये सभी अभी ऑन प्रोसेस में, ये सारे क्रिएट हो रहे हैं। जब टेंडर टेंडर बिड हो गया, उसके बाद रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद जब हम टेंडर जीत गए तो टेंडर पे ऑपरेशन टीम प्रोसेस करेगी आगे। तो टेंडरिंग टीम का काम खत्म हो गया, उसके बाद ऑपरेशन टीम यहाँ पे वर्क ऑर्डर डैशबोर्ड से स्टार्ट करेगी काम। जो जो टेंडर हम लोग ओन कर चुके हैं वो सारे टेंडर यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। उसके लिए हम लोग पहले बेसिक डिटेल को फिल करेंगे। बेसिक डिटेल फिल करेंगे, उस पर जो भी डिटेल है उसको सबमिट करेंगे। फिर बेसिक डिटेल जैसे फिल होगा उसके बाद वर्क ऑर्डर डिटेल फिल करना पड़ेगा। वर्क ऑर्डर डिटेल फिल करेंगे। कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट यस है और नो है, अगर यस है तो हमारे कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट वाले डैशबोर्ड पे चला जाएगा। उसके बाद वर्क ऑर्डर डिटेल जब कर दिए तो उसके एक्सेप्टेंस करेंगे। वर्क ऑर्डर एक्सेप्टेंस में अगर यस है, हम लोग को अगर कोई वर्क ऑर्डर जो आया है, जैसे यहाँ पे वर्क ऑर्डर डिटेल जो है, मैं जिस इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट वर्क ऑर्डर का रिक्वेस्ट किया, उसको सबमिट किए, उसका वर्क ऑर्डर का रिक्वेस्ट वापस रिटर्न होगा एक्सेप्टेंस में। तो एक्सेप्टेंस वाले फॉर्म में जाएंगे, जिसने किया है उसका अगर उसमें अमेंडमेंट का जरूरी है तो यस करेंगे। उसका पेज नंबर, क्लोज नंबर, करंट स्टेटमेंट करेक्टेड के साथ उसको फिर से रिक्वेस्ट कर देंगे कि ये चेंजेस करने हैं। उसको फॉलो भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर फॉलो लग रहा है कि हम लोग फॉलो करना चाहिए तो। अगर अमेंडमेंट जरूरी नहीं है तो नो करके हम लोग जो PO आया, जो वर्क ऑर्डर आया उसको सब अपलोड करके सबमिट कर देंगे। यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ गई, एक जो जो डिटेल है वो सारे डिटेल फिल होकर यहाँ पे चले आएंगे। अगर किसी वर्क ऑर्डर पे हम लोग को मीटिंग का जरूरी है, किक ऑफ मीटिंग का जरूरी है, तो हम लोग यहाँ पे उस पर्टिकुलर टेंडर के लिए इनिशिएट मीट कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से मेंबर को रखने हैं उसको रखेंगे। उसको लेकर एक गूगल मीट का लिंक क्रिएट करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे, तो इस पर्टिकुलर मेल पे मेल हो जाएगा और चले जाएंगे। मेल चला जाएगा कि इस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे इस लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है मीटिंग के लिए। मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग को एक MOM मिनट ऑफ मीटिंग अपलोड करना पड़ेगा, जो कि एक PDF फॉर्म में होगा, अपलोड करें। अगर वर्क ऑर्डर में हम लोग को कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट एप्लीकेबल था तो वो कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट वाले डैशबोर्ड पे आएगा। उसके लिए हम लोग को कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। क्लाइंट जो साइन किया उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एडमिन का राइट से, जैसे एडमिन एम्प्लॉय को क्रिएट मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं, स्टेटस जितने भी है टेंडर के स्टेटस वो सारे मैनेज हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो सबमिट हो रहे हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। जितने भी आइटम्स हैं, वेंडर्स, वेबसाइट्स, लोकेशंस, इम्प्रेस कैटेगरीज, डॉक्यूमेंट टाइप, फाइनेंशियल ईयर और फॉलोअप कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में है टेंडर एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, जो कि किसी पर्टिकुलर टेंडर एग्जीक्यूटिव जो टेंडरिंग कर रहे हैं उसके लिए, उसका अगर सबमिट करेंगे तो उन्होंने अभी तक 15 टेंडर को सबमिट किया है। अगर हर टेंडर पे 10 स्टेप है, सब जिसमें किसी किसी टेंडर में EMD है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, टेंडर फी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है,
फिजिकल लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह अगर करें तो ऑन एवरेज इनके पास 110 स्टेप होंगे 15 टेंडर में। इसमें से 55 स्टेप जो है उन्होंने कंप्लीट किया सक्सेसफुली। इसमें से मात्र 17 स्टेप ही है जो कि टाइम पे कंप्लीट हुआ है। इसके बेस पे उनका परसेंटेज है कि 69.09% टाइम काम जो है उन्होंने टाइम पे नहीं किया और 50% काम नहीं किया। इस पूरे 15 टेंडर में से जिस टेंडर पे ईएमडी एप्लीकेबल था और वो कितना था, टोटल ईएमडी इतना एप्लीकेबल था, कितना पे हुआ। अगर किसी पे रिटर्न हुआ है तो उसका अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे 15 टेंडर बिड किए जिसका अमाउंट इतना था, तो जिसमें से 2 मिस कर गए तो दोनों का अमाउंट इतना था। डिस्क्वालीफाई किए, कोई टेंडर डिस्क्वालीफाइड नहीं है, टेंडर जिसका रिजल्ट अवेटेड है, जो टेंडर लॉस्ट हो गए, जो टेंडर ओन कर गए हम लोग। अगर उनको लगता है कि एक जो डिटेल है यहाँ पे परसेंटेज गलत आ रहा है, तो यहाँ पे वो देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टेंडर के लिए 7 स्टेप था बट 2 स्टेप कंप्लीट किए उन्होंने। 2 स्टेप में बस ये 2 स्टेप है जो टाइम कंप्लीट हुआ है, ये तीनों स्टेप है जो टाइम क्रॉस करने के बाद कंप्लीट हुआ है, और बाकी जो 10 स्टेप्स है वो कंप्लीट ही नहीं है अभी तक। इस सारी डिटेल देखेंगे टेंडर एग्जीक्यूटिव के डैशबोर्ड पे। फिर टीएल के डैशबोर्ड पे देखेंगे टीएल से रिलेटेड। जैसे टेंडर एग्जीक्यूटिव के पास ऑन एवरेज 10 स्टेप से, उस तरह टेंडर एग्जीक्यूटिव के पास ऑन एवरेज तीन तीन स्टेप है। और टीम लीडर है तो उनको उसके उस पर्टिकुलर टीम ने, जैसे टेंडर डीसी टीम है तो डीसी टीम ने टोटल 38 टेंडर बिड किए, जिसमें से 99 स्टेप होने चाहिए थे टीएल के, जिसमें से 55 कंप्लीटेड है, 27 नॉट कंप्लीटेड है और टाइम। इसके परसेंटेज ईएमडी पेड सेम डिटेल्स वही उनके जैसे टीवी के। उसका ऑपरेशन डैशबोर्ड, अकाउंट डैशबोर्ड, ओईएम डैशबोर्ड, बिजनेस डैशबोर्ड, कस्टमर डैशबोर्ड, ये सारे अभी इनकम्प्लीट है। लोकेशन डैशबोर्ड क्रिएटेड है। लोकेशन डैशबोर्ड में अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए हमने कितने पर्टिकुलर दिल्ली के लिए कितने टेंडर हम लोग के पास थे, कितने इसने अप्रूव, कितने सही सही टेंडर जिसने टीएल ने अप्रूव किए टेंडर को, कितने उसमें से मिस कर गए, कितने हमने बीट कर दिए, कितने का रिजल्ट अवेटेड है, कितने डिस्क्वालीफाई हो गए, कितने जीत गए, कितने हम लोग हार गए। उसमें से टेंडर असाइन 3 हुए थे, इतने इसका वैल्यू इतना था। जो टेंडर्स थे 3 टेंडर से टेंडर अप्रूव इतने इतने का हुआ था टेंडर अप्रूव। उस टेंडर इस सारे टेंडर का नाम है, कितने मिस कर गए, बीट कर गए, उस सारे डिटेल। रीजन वाइज दिल्ली में, दिल्ली नॉर्थ में है तो नॉर्थ में 3 टेंडर हम लोग को इतने अमाउंट का असाइन हम लोग के पास है। स्टेट वाइज दिल्ली में ऐसा है। आइटम वाइज अगर यूपीएस आइटम में 2 टेंडर थे, इसके इतने अमाउंट का है। एसएमएफ आइटम में 1 टेंडर है जिसमें इतने अमाउंट का है। यहाँ पे स्टेट वाइज और नॉर्थ रीजन वाइज इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ से हम लोग एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली, अगर दिल्ली को ना सेलेक्ट करें तो हम लोग नॉर्थ में देख सकते हैं नॉर्थ रीजन में हम लोग ने कितने टेंडर किए। तो नॉर्थ रीजन में हम लोग 12 टेंडर किए हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी है। जिसमें यूपीएस से समय बेस ये तीनों तीनों आइटम पर हमने काम किया है। यहाँ से टीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस आइटम के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी पर्टिकुलर रीजन में कितने टेंडर, कितने कैसे कैसे उसका डिटेल है। परफॉर्मेंस के बाद है सीआरएम। सीआरएम में लीड, यहाँ से हम लोग लीड क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म में लीड क्रिएट करने बस हम लोग को डिटेल फिल करना है। एक लीड क्रिएट कर लेंगे हम लोग फॉर फ्यूचर पर्पस। जैसे टेंडर के जो स्टेटस है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो टेंडर का जो स्टेटस है, आरएफक्यू सेंट है, टेंडर इन्फो अप्रूव्ड है, प्राइस भी रेडी है। ये सारे टेंडर के स्टेटस है जो कि ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे हर स्टेप के बेस पे। तो इसका एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास।
अंडर अंडर प्रिपरेशन में हमारे ये सारे स्टेटस आएंगे। जो ये सारे स्टेटस कब से, जैसे टेंडर क्रिएट होता है वैसे ही उसका स्टेटस री टेंडर हो जाएगा। जैसे टेंडर एग्जीक्यूटिव उस टेंडर इन्फो सीट को फिल करता है, उसका स्टेटस टेंडर इन्फो फिल्ड हो जाएगा। जैसे टीएल अप्रूव करते हैं उसको टी टेंडर अप्रूव हो जाएगा। इस तरह सारे टेंडर जो है कुछ कुछ जो है मैनुअली करने वाले हैं, जो कि बहुत रेयर केस में होंगे, और कुछ जो है बाकी जो सारे सारे ऑटोमेटिक ही स्टेटस चेंज होते रहेंगे ऑन द सबमिशन ऑफ फॉर्म।